नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें जीके, मैथ्स और रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नाम क्या है। अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए नेली सेन गुप्ता, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको साथ साथ आंसर भी देते जाना है, उससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने गलत। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कहाँ दोस्तों, 1917 में आयोजित कलकत्ता में आयोजित कलकत्ता में। ये पता भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ, तो कलकत्ता में। क्या दोस्तों, 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है दोस्तों, इन्हें एनी वुड के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इन्हें, एनी वुड। तो एनी बेसेंट तो ही है, और एनी वुड नाम से भी जाना जाता है। तो एनी वुड नाम आ जाए, एनी बेसेंट ना आए, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनी बेसेंट और एनी वुड एक ही नाम है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, सांची स्तूप देश शहर के निकट स्थित है। तो दोस्तों सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है। तो देखिए, ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है आगरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूप भोपाल शहर के निकट स्थित है। दोस्तों ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है दोस्तों। क्या है, सांची स्तूप क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है, तो कौन सा राज्य नहीं है। देखिए, ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा राज्य नहीं है पाकिस्तान की सीमा पर स्थित, तो हरियाणा राज्य नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है GS80 31 एक है। तो दोस्तों GS80 31 है, तो क्या है GS80 31 क्या है। तो ऑप्शन है दूरसंचार उपग्रह है, ऑप्शन बी है प्रायोगिक उपग्रह, ऑप्शन सी है ध्रुवीय उपग्रह, ऑप्शन डी है नौवहन उपग्रह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो GS80 31 क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दूरसंचार उपग्रह है। GS80 31 एक दूरसंचार उपग्रह है। दोस्तों इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। कब किया, तो फरवरी 2019 में 5 रॉकेट द्वारा, कितने रॉकेट द्वारा, 5 द्वारा लॉन्च किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फरवरी 2019 में लॉन्च किया और 5 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो देखिए, देश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। तो दोस्तों ये जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन भी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए है चेतक, ऑप्शन बी है तेजस, ऑप्शन सी है रुद्र, ऑप्शन डी है ध्रुव। तो दोस्तों हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों, तेजस। तेजस हल्के लड़ाकू विमान का नाम है, ठीक है, जो भारतीय लड़ाकू विमान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो देखिए, ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है गोविंद रानाडे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से बताया। दोस्तों इनकी पुस्तक कौन सी थी, बुक, तो आपको बुक का नाम ध्यान रखना है, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपको बुक का नाम पता होना चाहिए। नहीं याद है तो बुक का नाम याद कर लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो दोस्तों ये किसकी पुस्तक थी, दादा भाई नौरोजी की। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को किसमें विस्तारित किया था, विस्तार से बताया था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से बताया था। दोस्तों ये किताब साल 1901 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, तो 1901 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित क्या हुई थी 1901 में, तो ये इनकी पुस्तक हुई थी, कौन सी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल कौन सी है, तो देखिए, ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चावल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में सबसे अधिक उपज कौन सी फसल देती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे अधिक उपज फसल कौन सी देती है, तो चावल देती है, उपज चावल देती है दोस्तों, चावल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में होते हैं। और देश में मुख्य चावल उगाने का मौसम कौन सा है, तो चावल उगाने का मौसम, चावल उगाने का मौसम, तो दोस्तों कौन सा मौसम अच्छा है, चावल उगाने का मौसम कौन सा है, तो खरीफ। तो खरीफ की फसल बोते हैं तब चावल उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए, ऑप्शन है विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता कौन होता है, तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। दोस्तों इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। समिति में अध्यक्ष कितने होते हैं, तो समिति में
22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 15 सदस्य कौन से होते हैं, तो लोकसभा, और 7 सदस्य राज्यसभा के। तो दोस्तों देखिए अब इसी क्वेश्चन से कितने अपने क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 4। जो 4 आपको फैक्ट बताए हैं, आपको सब चीज़ ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया वही आ जाए, जो फैक्ट पूछे हैं उनमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा और जम के तैयारी कीजिएगा। जो आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं स्पेशल उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन से 2 2 3 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो सके। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। दोस्तों तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सभी को पता है, पर उसमें क्या होता है वो चीज़ बतानी है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन सी निकोटीन होता है, ऑप्शन डी मेलामाइन होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसमें क्या होता है तंबाकू का धुएं में कौन सा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर नी निकोटीन, निकोटीन होता है। दोस्तों ये एक नशीला पदार्थ है, निकोटीन क्या है, एक नशीला पदार्थ है जो तंबाकू के धुएं में होता है। किसमें होता है दोस्तों, निकोटीन एक नशीला पदार्थ है जो तंबाकू के धुएं में होता है। निकोटीन नशीला पदार्थ है सभी को पता है, नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा। जो तंबाकू के धुएं में होता है ये मस्तिष्क पर काम करता है। किस पर करता है दोस्तों, मस्तिष्क पर काम करता है और आरामदायक एहसास पैदा कराता है। क्या कराता है दोस्तों, आरामदायक एहसास पैदा कराता है, जिससे धूम्रपान छोड़ना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आरामदायक एहसास पैदा कराता है। जैसे अपन सिगरेट पीते हैं तो बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि बिना सिगरेट पिए रहा नहीं जाता है, और जैसे ही सिगरेट पीते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। इसी प्रकार ये धुआं छोड़ने मतलब निकोटीन धूम्रपान छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण धुएं के कारण धुएं में क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों भारत में सूफीवाद का संस्थापक बताना है कि कौन था। तो देखिए ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी है शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो दोस्तों सूफीवाद का संस्थापक कौन था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा करेक्ट आंसर, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन या मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों सूफीवाद की शुरुआत कब हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि सूफीवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। तो सूफीवाद की शुरुआत तो सूफीवाद की शुरुआत 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और संस्थापक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। दोस्तों वह कौन सा पहला किला है जो शिवाजी ने जीता था, उस किले का नाम बताना है कि नाम क्या है। देखिए ऑप्शन है तोरण, ऑप्शन बी है जावाली, ऑप्शन सी है रायगढ़, ऑप्शन डी है सिवनेर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवाजी ने कौन सा किला जीता था, पहला किला कौन सा जीता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तोरण किला। दोस्तों 16 साल की उम्र में पहला किला तोरण किला जीता था। कौन सी, शिवाजी ने 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में
किला जीता? किसने जीता? तो शिवाजी ने। और कौन सा किला जीता? तो तोरण किला जीता। इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों तोरण किले को ये यहाँ लिख देता हूँ, प्रचंडगढ़ प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। ध्यान रखिएगा, प्रचंड ये गढ़, ये सही लिख देता हूँ, प्रचंडगढ़। तो तोरण द्वार को प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखिए अब इस क्वेश्चन में कितने फैक्ट तैयार हुए? 1, 2 और 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन तैयार होता है। एक तो उम्र पूछ ले शिवाजी की कि तोरण किला जीता तब उनकी उम्र कितनी थी। दूसरा तोरण द्वार का दूसरा नाम क्या है, ये पूछ सकते हैं। और जो डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि शिवाजी ने कौन सा किला जीता था, तो तोरण किला जीता पहले। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? तो देखिए हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी, ये गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ऑप्शन डी है, उनकी संस्कृति सामान्य तो स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उक्ति सही कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, हड़प्पा वासियों ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की? तो दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की थी? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन है महमूद तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? नासिरुद्दीन मोहम्मद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। दोस्तों एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? दोस्तों मीटर पर सेकंड में गति बतानी है, किलो पर आवर की स्पीड में चल रही है और मीटर पर सेकंड में बतानी है। दोस्तों रेलगाड़ी की गति कितनी है? रेलगाड़ी की गति तो देखिए रेलगाड़ी की गति है 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब रेलगाड़ी की, यदि रेलगाड़ी की, ये तो रेलगाड़ी की प्रति चल रही है, कितने चल रही, कितनी चाल है, तो प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 45 किलोमीटर पर आवर चल रही है। ठीक है, अब रेलगाड़ी की गति बतानी है अपने को, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है। तो देखिए 45 मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर आवर को बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 5/18 से इसको अपन गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति आवर को बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अगर 5/18 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर कितना आएगा? सेकंड में आ जाएगा अपने पास 12.5 मीटर पर सेकंड। और अपने को भी यही चाहिए, तो ये कौन से ऑप्शन नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दोस्तों एक रेलगाड़ी है जो 150 मीटर तो लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि एक आदमी
उस दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। क्या दोस्तों, एक आदमी इसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय में पार कर देगी। तो दोस्तों कितने समय में आदमी को पार कर देगी वो बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दूरी कितनी है, रेलगाड़ी कितनी दूरी लंबी है, तो 150। ठीक है, सापेक्ष चाल देखेंगे तो सापेक्ष चाल कितनी है, तो 60 माइनस 6 करेंगे, 60 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। यदि मीटर पर सेकंड को बदलना हो तो इंटू क्या करेंगे, 18/5 करेंगे। और ओवर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है तो 5/18 करेंगे। तो अपने को क्या है, किसमें मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो अपन यहाँ 15 × 5/18 करेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ये तो 15 मीटर पर सेकंड आया, और अपने को यहाँ पर सेकंड में ही दिया हुआ है। किन में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है आंसर। तो अब अपने को सेकंड में दिया हुआ है, तो पार करने में लगा समय, तो दोस्तों यह लिखते हैं, पार करने में लगा समय, तो दोस्तों कितना समय लगा पार करने में, तो देखिए पार करने में समय, तो दूरी कितनी थी, 150 बटा कितना करेंगे, 15, 150 बटा 15 करेंगे। तो देखिए दोस्तों 150 बटा 15 करने पर कितना आता है, ये यहाँ पर आप ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, तो 150 बटा ये 15, 150 बटा 15 करेंगे तो 10 सेकंड आ जाएगा। कितना आएगा, 10 सेकंड। और 10 सेकंड कौन से ऑप्शन नंबर में है, 10 सेकंड ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो देखिए, जब किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देते हैं तो क्षेत्रफल क्रमशः 3 व 4 बचते हैं। यदि उस संख्या को 35 से भाग दे तो क्षेत्रफल क्या बचेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, तो सही क्षेत्रफल बराबर सही शेषफल बराबर, दोस्तों यहाँ पर शेषफल होगा, क्षेत्रफल ना ही शेषफल होगा, क्षेत्रफल थोड़ी ना होगा, तो शेषफल ध्यान रखिएगा। तो सही शेषफल बराबर प्रथम शेषफल, यहाँ लिख देता हूँ, आएगा नहीं बाकी, बराबर करके प्रथम शेषफल बराबर प्रथम शेषफल दोस्तों सॉरी प्लस प्रथम भाजक इंटू द्वितीय शेषफल, ये अपन ने यहाँ क्लोज कर दिया। तो दोस्तों देखिए बराबर करेंगे वापस, तो प्रथम शेषफल कितना है, प्रथम शेषफल अपना है 3, प्लस करेंगे प्रथम भाजक कितना है 5, कितना दिया है 5, प्लस नहीं इंटू दिया है, इंटू द्वितीय शेषफल, तो द्वितीय शेषफल कितना बचा था 4। तो दोस्तों ये प्लस है, अब अपन करेंगे ये 5 × 4 करेंगे कितना 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 23, और अपना आंसर भी क्या आ गया 23। तो अपना 23 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी। तो अपना आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 1 से 40 तक पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो दोस्तों आपको पहले भी पता होगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, n
n+1/2 लगातार सीरीज दी हुई हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वर्ग दिया हुआ तब अलग होगा, सम संख्या दी हुई हो तब अलग लगेगा, विषम संख्या, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं, आपको याद ही होंगे। तो देखिए n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है अपने को 40, 1 से 40 तक दिया है, तो टोटल नंबर कितने हैं 40, तो 40 n+1 तो 40 + 1 41 हो जाए बटा 2। तो देखिए ये कितना हो गया 20। अब अपने को करना है 20 × 41, 20 × 41 करेंगे तो 20 × 41 करने पर कितना आएगा 820, और 820 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो देखिए रोहन अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। क्या करता है, रोहन अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और वह 5 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है। वहाँ से 15 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और वह 5 मीटर चलकर एक फूल की दुकान पर मुड़ता है। फूलों की दुकान के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये चलना प्रारंभ करता है यहाँ से, ये पूर्व में चलने शुरू करता है और 5 मीटर चला, 5 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और ये कितना चला 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और ये 5 मीटर चलता है। तो फूलों की दुकान के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है। तो दोस्तों ये पहले पूर्व में चला, फिर गया उत्तर में और फिर वापस पूर्व में चला। तो दोस्तों उसका घर किस दिशा में होगा, तो देखिए उसका घर यहाँ से देखा जाए तो किधर होगा, ये पश्चिम की तरफ। किधर होगा, यहाँ से देखें तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम होगी। कौन सी होगी, पश्चिम। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिम, या पश्चिम बोल सकते हैं। ये अगर फिर से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, वह सभी मोड़ केवल 90 डिग्री मोड़ है। तो बिल्कुल सभी मोड़ 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी अपने को देखनी है कि फूलों की दुकान के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है। ये फूलों की दुकान है और उसका घर किस दिशा में है। तो घर देखते हैं दोस्तों, तो घर हो जाएगा उसका ये नीचे की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम होगा, पश्चिम ना होके दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो ये नहीं होगा और दोस्तों दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर होगा। और दक्षिण पश्चिम कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों DIUGHT डॉटर दिया हुआ है, तो डॉटर से HURT बनाया जा सकता है दोस्तों। डॉटर में मिल रहा है GET भी बनाया जा सकता है। TOUGH दोस्तों TO, तो दोस्तों डॉटर में ओ नहीं दिख रहा है, क्या नहीं है, एक ओ नहीं है। UGH तो है, और DAT तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, जो इसमें नहीं, जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता वही बताना है। तो कौन सा नहीं बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ओ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके इस एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उनको भी ये क्वेश्चन का लाभ मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से विषम शब्द चुनना है कि विषम शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए वर्ग फीट,
ऑप्शन बी है वर्गमूल, ऑप्शन सी है वर्ग इंच, ऑप्शन डी है वर्ग मीटर। तो दोस्तों वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर ये सब नापने की इकाइयाँ हैं। क्या है, इनमें नापते हैं, फीट में भी वर्ग फीट में मापते हैं, वर्ग इंच में मापते हैं, वर्ग मीटर में मापते हैं। जैसे घर की लंबाई कितने वर्ग मीटर में है या वर्ग फीट में इंच नापते हैं। तो इसमें विषम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, वर्गमूल। वर्गमूल विषम शब्द है, इनमें से सबसे डिफरेंट शब्द कौन सा है, विषम शब्द वर्गमूल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने आज की क्वेश्चन की सीरीज़, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज़ में, इसी प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।